वर्तमान की दुनिया के दोस्तों नमस्कार। मैं अखिलेश कुमार। इस नई सीरीज में हम बात करेंगे यूपीएससी और राज्य सिविल सेवा परीक्षाओं में पिछले सालों के दौरान पूछे गए प्रश्नों की। हम जानने की यह कोशिश करेंगे कि इन प्रश्नों में पूछा क्या गया है, इन प्रश्नों की मांग क्या है और इसका एक संभावित उत्तर क्या हो सकता है। निश्चित रूप से किसी भी अल्टीमेट उत्तर की अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए, लेकिन बेहतर उत्तर लिखा जा सकता है किसी भी प्रश्न का। इस परीक्षा में 150 शब्द और 250 शब्दों के प्रश्न पूछे जाते हैं। सामान्य अध्ययन में सामान्यतः 10 नंबर के और 15 नंबर के प्रश्न होते हैं। शुरुआती 10 प्रश्न 10 नंबर के होते हैं और अंतिम 10 प्रश्न 15 नंबर के होते हैं। तो मैं आज अपनी बात जब शुरू कर रहा हूँ तो मैंने यूपीएससी 2020 का सामान्य अध्ययन का प्रथम प्रश्न पत्र उठाया हुआ है। मैं इस प्रश्न पत्र में आपसे इतिहास और समाज के प्रश्नों की चर्चा करूँगा। आइए शुरू करते हैं अपनी संक्षिप्त चर्चा। इस प्रश्न पत्र का पहला प्रश्न है, शैलकृत स्थापत्य प्रारंभिक भारतीय कला एवं इतिहास के ज्ञान के अति महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है। विवेचना कीजिए। 150 शब्द के इस प्रश्न में आपके पास बहुत ज़्यादा लिखने की गुंजाइश नहीं है। आपको यह देखना है कि इस प्रश्न पत्र में सबसे प्रमुख बातें कौन कौन सी हैं जिन पर कि आपको जोर देना होगा। तो इस प्रश्न में सबसे पहले बात आपको शैलकृत स्थापत्य की समझनी होगी। इसके बाद प्रारंभिक भारतीय कला एवं इतिहास के ज्ञान के संदर्भ में समझनी होगी और इस प्रश्न की मांग को समझना होगा। यह प्रश्न मांग के रूप में विवेचना करने के लिए कह रहा है। और अब आप शैलकृत स्थापत्य के बारे में जानते ही होंगे। सामान्य रूप से पहाड़ों को काटकर, कंदराओं को काटकर उसमें स्थापत्य की संरचना, वो बौद्ध विहार भी हो सकते हैं, वो मंदिर भी हो सकते हैं, वो गुफाएं भी हो सकती हैं, वो चैत्य भी हो सकते हैं, वो स्तूप भी हो सकते हैं। यानी विभिन्न तरह के स्थापत्य इसके अंतर्गत आते हैं। शैलकृत स्थापत्य भारत में किन इलाकों में पाए गए हैं, यह भी आपकी जानकारी का हिस्सा होना चाहिए। और सबसे पहले तो यह मालूम होना चाहिए आपको कि इन स्थापत्य के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी, सबसे ज़्यादा जो वक्त था इतिहास का, वो कौन सा दौर था जिस दौर में इन स्थापत्य की सबसे ज़्यादा निर्माण किया गया। तो आप पाते हैं कि 2री सदी ईस्वी पूर्व से लेकर 9वीं सदी तक इस तरह के स्थापत्य बनाए गए थे। और ये स्थापत्य सामान्य रूप से सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म से संबंधित थे। बौद्ध धर्म से क्यों संबंधित थे, ये आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि यह विभिन्न व्यापारिक मार्गों में पड़ते थे और जो व्यापारी थे वो बौद्ध धर्म से प्रभावित होते थे। प्राचीन काल में व्यापारियों की बड़ी संख्या बौद्ध धर्म से प्रभावित थी। इसके बाद जैन धर्म, हिंदू धर्म या शैव और वैष्णव धर्म से प्रभावित थी। तो इन्होंने उन रास्तों पर, और ख़ासकर ये शैलकृत स्थापत्य जो थे ये उन रास्तों पर उन इलाकों में बनाए गए थे जहाँ से व्यापारिक मार्ग जाते थे या समुद्री मार्ग व्यापारिक मार्गों से जुड़ते थे। अब आपके दिमाग में यह आना चाहिए स्वाभाविक रूप से, चूँकि मैंने आपसे बात चैत्य, स्तूप, विहार, मूर्तियों और गुफाओं के बारे में कह ली है। अब आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि इनका निर्माण किन किन क्षेत्रों में हुआ था। तो पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में आप पाते हैं एलिफेंटा, अजंता, एलोरा जैसी, भाजा जैसी तमाम गुफाएं जो उन व्यापारिक मार्गों पर पड़ती हैं जो उन्हें समुद्री मार्गों से जोड़ते हैं। और ये मुख्य रूप से प्रारंभिक अवस्था में बौद्ध धर्म से संबंधित थे।
बाद में इनमें जैन, शैव और वैष्णव मत से संबंधित मूर्तियाँ या स्थापत्य भी देखने को मिलता है। इसके अलावा बिहार के गया में बराबर की पहाड़ियों में बनी लोमस ऋषि और सुदामा की गुफाएं हैं, जो प्रमुख रूप से आपको शैलकृत स्थापत्य का नमूना पेश करते हैं। पश्चिमी घाट के पहाड़ियों के बारे में मैंने आपसे बात कर ली है, और जिनके बारे में मैंने आपको बताया है कि अजंता, नासिक, जुन्नार, कार्ले, कन्हेरी, एलिफेंटा, एलोरा, ये तमाम गुफाएं जो थी वो शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण हैं। उड़ीसा में उदयगिरी और खंडगिरी नाम की जैन गुफाएं मिली हैं। इन स्थापत्य में आप एक परंपरा सी देखते हैं जिसमें बौद्ध, जैन, शैव और वैष्णव मत के गुफाएं मिली हैं, स्थापत्य के चैत्य मिले हैं या फिर अन्य सामग्रियां या अन्य स्थापत्य के नमूने मिले हैं। दक्षिण भारत में मामल्लपुरम, जो पल्लवकालीन एक प्रमुख नगर था जहाँ पर इमारतों का निर्माण किया गया, वह इमारतें भी जो कि शैलकृत स्थापत्य का महत्वपूर्ण नमूना थी। पूरा मामल्लपुरम के जो मंदिर हैं वह पहाड़ों को काटकर ही उनकी स्थापना की गई थी। उन्हें अलग पत्थरों से अलग कर उनका निर्माण नहीं किया गया था, बल्कि पहाड़ों को ही काटकर उनको एक संरचनात्मक स्वरूप प्रदान किया गया था, जो बाद के दिनों में कांचीपुरम में भी मिलते हैं। बाद के दिनों में चोलों ने भी इसको अपने स्थापत्य में अपनाया था। आपको इतना सब कुछ लिखने के बाद अगर आप देखेंगे, जितना मैंने आपसे बात की उतना अगर आप लिखते हैं तो यह बहुत बड़ा उत्तर हो जाता है। निश्चित रूप से इतना बड़ा उत्तर आपको नहीं लिखना है, आपको संक्षेप में वह सारी बातें लिखनी हैं और पॉइंट वाइज वह सारी बातें लिखनी चाहिए जो उसके सार तत्व को प्रस्तुत करती हों। तो मैंने सिर्फ आपसे डिटेल में बात करने के पीछे मेरा मंतव्य यही था कि मैं आपको यह बता सकूं, यह समझा सकूं कि जब भी इस तरह के प्रश्न आते हैं तो उस समय प्रश्न को करते समय, प्रश्न को जब करने आप जा रहे हैं तो आपके सामने क्या क्या बातें मुख्य रूप से होनी चाहिए, लेकिन उन बातों का सार तत्व ही लिखना होगा आपको। जब आप उस प्रश्न की भूमिका लिखेंगे तो आपको भूमिका में भी यह ध्यान होना चाहिए कि वह भूमिका 1 या 1.5 लाइन या 2 लाइन से अधिक की नहीं होनी चाहिए, और वह भूमिका आपके उत्तर का पार्ट होना चाहिए, उत्तर का ही हिस्सा होना चाहिए। यानी आपका जब उत्तर जो है वो भूमिका से शुरू हो रहा है और उसके बाद वो उसी की कॉन्टिन्यूटी को मेंटेन करता चला जा रहा है, क्योंकि 150 शब्दों में ही आपको अपनी बात रखनी है। यानी संक्षेप में एक बात करें तो सबसे पहले आप किस समय की बात हो रही है उस समय के बारे में लिखिए। उसके अलावा जो स्थापत्य है वह स्थापत्य मुख्य रूप से किन किन मतों से जुड़ा हुआ था उनके बारे में लिखिए। वो उन स्थापत्य के अंतर्गत कौन कौन से स्थापत्य के प्रतिरूप तैयार किए गए थे उनके बारे में एक लाइन लिख दीजिए। कहाँ कहाँ और किन किन इलाकों में स्थापत्य के कौन कौन से नमूने बने थे, कौन कौन से स्थापत्य के केंद्र थे और कौन कौन से स्थापत्य निर्मित किए गए थे, उन बारे में लिख लीजिए। और अंत में निश्चित रूप से यह स्थापत्य के इतने बड़े केंद्र बिना धन के वो भी बिना अच्छे धन के संभव थे नहीं, इसलिए इसमें शासकों या व्यापारियों का योगदान लिख रहा होगा। और वो शासक या व्यापारी जब इन स्थापत्य के नमूनों का निर्माण करा रहे थे, शैलकृत स्थापत्य के नमूनों का निर्माण करा रहे थे, तो इनकी भूमिका थी। और जाहिर सी बात है कि इसके ज़रिए इनके समय के कला और इनके समय के इतिहास के बारे में हमें मालूम चलता है। तो इसलिए आप अपना कंक्लूजन रिमार्क आप इस तरह से लिख सकते हैं कि इनके निर्माण में तत्कालीन शासकों की बड़ी भूमिका थी। निश्चय यह स्थल तत्कालीन कला के साथ साथ इतिहास के भी अति महत्वपूर्ण स्रोत हैं। शुक्रिया।